हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर आज हम देखेंगे एमटीपी एक्ट के बारे में। एक ये रिक्वेस्टेड वीडियो है जहाँ पर आज मैं बताऊंगी एमटीपी एक्ट कब लॉन्च हुआ था, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं एमटीपी एक्ट एक्चुअली क्या है, कौन एलिजिबल है जो एमटीपी एक्ट को कंडक्ट कर सकता है और कौन कौन सी कंडीशंस या इंडिकेशंस पर एमटीपी एक्ट जो है उसको हम कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे एमटीपी एक्ट के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी कि मैं लेट हूँ इस वीडियो के लिए। मैं बहुत ज़्यादा डिले करके मैंने ये वीडियो डाला है, पर मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया था कि मेरा फ्रैक्चर हुआ है, बट अब मैं रिकवर हो गई हूँ तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। बट जब ये पीरियड था बहुत सारे न्यू जो है सब्सक्राइबर आए हैं जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो वेरी वेरी थैंक यू आप सभी के लिए कि आपने इस जर्नी में अभी तक मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिए। अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आगे चल के उस पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एमटीपी एक्ट। एमटीपी का फुल फॉर्म जैसे आप सभी को पता होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक ये लीगली, यानी कि हम लीगली मेडिकल तरीके से हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनेशन कर रहे हैं प्रेगनेंसी का। उससे पहले हम देखते हैं एमटीपी जो एक्ट है वो पास हुआ था इन 10 अगस्त 1971 बाय पार्लियामेंट। बेसिकली हमारे जो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर है जिनका नाम है मिस्टर शांतिलाल शाह, जो हमारे महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी जिनका नाम है मिस्टर शांतिलाल शाह रिगार्डिंग द एमटीपी एक्ट। तो जब उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट करी थी तो 10 अगस्त 1971 को पार्लियामेंट ने उसको जो है एक तरीके से एक्सेप्ट किया, उसको पास किया और उसके बाद ये 1 अप्रैल 1972 में जो है एमटीपी एक्ट क्या हुआ, लागू हुआ, यानी कि लॉन्च हुआ। उसके बाद इन द ईयर 1975 अगेन ये क्या हुआ है, रिवाइज्ड हुआ है। तो बेसिकली यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप जो भी तैयारी कर रहे हैं एक क्वेश्चन बन सकता है, in which year MTP Act was passed by the Parliament of India, in which year the MTP Act was launched or in which year the MTP Act was revised। तो अगर हम बात करें पास होने की तो जो फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट हुई थी हमारे हेल्थ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जिनका नाम है मिस्टर शांतिलाल शाह, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था और उस रिपोर्ट को सबमिट करी थी लीगली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के उस पे। अब ये 10 अगस्त 1971 को पास हुआ, लेकिन लॉन्च कब हुआ, ऑन द 1 अप्रैल इन द ईयर 1972। उसके बाद अगेन ये रिवाइज किया गया न्यू टर्म्स के साथ, न्यू कंडीशंस को अप्लाई करते हुए इन द ईयर 1975। तो ये था एमटीपी एक्ट कब पास हुआ, कब लॉन्च हुआ और कब रिवाइज्ड हुआ। बेसिकली अब हम बात करते हैं कि एमटीपी एक्ट जो है हम कब कंडक्ट कर सकते हैं, किन किन कंडीशंस को और कौन कौन इस एमटीपी एक्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये केवल परफॉर्म होता है अगर कोई वुमेन जो प्रेग्नेंट है और उसका जेस्टेशनल वीक क्या है, 12 से 20 हफ्ते के बीच में। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया जो लीगली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर आप किसी मेडिकली प्रोफेशनल से किन कंडीशन में करवा रहे हैं तो उसमें फर्स्ट कंडीशन ये रखी गई है कि ये कब परफॉर्म होता है, ओनली बिटवीन अगर मदर जो फीमेल है जो प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन कितना है 12 वीक से लेके 20 वीक के बीच में, तभी एमटीपी क्या हो सकता है, कंडक्ट किया जा सकता है। और ये केवल वो ही लीग कर सकते हैं जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल हैं। बेसिकली जिनके पास ये अथॉरिटी है, जो एलिजिबल है, जो एमटीपी एक्ट को कंडक्ट कर सकते हैं, जो कि रजिस्टर्ड एक मेडिकल प्रोफेशनल है
और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, लेकिन ये बेसिकली कंडक्ट होता है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। उन्हीं के पास ये एक दिया गया है कि ये वो ही लोग इसको कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल हो तो वो इस एमटीपी एक्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। एमटीपी एक्ट या फिर हम एमटीपी को दूसरा नाम बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ इंड्यूस्ड अबॉर्शन। हमने बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ अबॉर्शन पढ़े हैं ऑलरेडी। अगर आपको अबॉर्शन के ऊपर वीडियो चाहिए है मेरे, आप चैनल पे जाइए, सर्च करिए, या मैं लिंक उस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैंने अबॉर्शन के बारे में वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो हमारा जो एमटीपी है यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोला जाता है। इंड्यूस्ड माने क्या होता है, जब आप स्वयं चाहते हैं या अपनी मर्जी से खुद क्या कर रहे हैं, अबॉर्शन को करवा रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 3 चीजें देखी कि एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक लीगली तरीके से लीगली है, जहाँ पे हम प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, टर्मिनेट करवाते हैं, जो केवल कब हो सकती है, 12 वीक से 20 वीक के बीच में, और इसे केवल एक रजिस्टर्ड ही मेडिकल प्रोफेशनल कंडक्ट कर सकता है। अब हम मूव ऑन करते हैं, व्हाट आर द इंडिकेशन, कौन कौन से क्राइटेरिया है या कंडीशन है जिसकी वजह से एमटीपी एक्ट को क्या किया, लॉन्च किया गया। तो किस कंडीशन पे ये एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल कर सकता है। तो इसको डिवाइड करा है, फर्स्ट है मैटरनल कॉजेस, यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 4 टाइप ऑफ कॉजेस है कि अगर ये कंडीशंस दिखती हैं या ये कंडीशंस है तो उस कंडीशन की वजह से या उस कंडीशन की वजह से जो है एक एमटीपी यानी कि मेडिकली तरीके से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है अगर ये कंडीशंस अवेलेबल है। तो फर्स्ट है मैटरनल कॉजेस। तो मैटरनल कॉजेस में अगर कोई भी फीमेल जो कि प्रेग्नेंट है वो मैटरनली इल है, इल है। मेंटली इल मतलब कि माना जाता है कि शी हैज कंसीव, वो प्रेग्नेंट हो गई है, उन्होंने कंसीव कर लिया है, बट वो मेंटली स्टेबल नहीं है कि उस बच्चे को जो है आगे चल के उसकी पूरी तरह से देखभाल कर सके, क्योंकि जो मदर है पूरा उनका अटेंशन जो केयरिंग है वो जो है अपनी बेबी को देती है। लेकिन अगर मदर किसी भी वजह से अनस्टेबल है या मेंटली इल है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि वो स्टेबल नहीं है कि जो एक प्रॉपर केयर जो एक बेबी को मिलनी चाहिए, वो सारी जो क्राइटेरिया है और जो सारी चीज़ें हैं अगर वो फुलफिल करने के हालातों में नहीं है तो वहाँ पे मेडिकली तरीके से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। देन है सीवियर हार्ट डिजीज। अगर मदर को ऐसी कोई सीवियर डिजीज कंडीशन है, हार्ट डिजीज कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। मैलिग्नेंसी ऑफ सर्विक्स, मैलिग्नेंसी सबको पता है कि अगर सर्विक्स में क्या है, कैंसर ऑफ सर्विक्स है जो कि ऑलरेडी क्या है, मैलिग्नेंट है, तो उस कंडीशन में, या फिर ब्रेस्ट कैंसर है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, लीगली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। या फिर रुबेला वायरस इन्फेक्शन हो, अगर फीमेल को या मदर को रुबेला इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है मेडिकली तौर पे, लेकिन उसका जेस्टेशन वीक होना चाहिए 12 वीक से 20 वीक के बीच में। तो फर्स्ट हमने देखा मैटरनल कॉजेस में अगर मदर या फीमेल मेंटली स्टेबल नहीं है कि वो पूरी केयर दे सकती है एक बेबी को, उस कंडीशन में अगर उसे कोई सीवियर हार्ट डिजीज कंडीशन है कि आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस दोनों के लिए अराइज हो सकती है। उसके बाद अगर कैंसर है, मैलिग्नेंसी सर्विक्स का है या फिर ब्रेस्ट का है या उसे रुबेला इन्फेक्शन है वायरस, तो इन कंडीशन में मेडिकली तौर से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। सेकेंड हम देखते हैं फीटल कॉजेस। फर्स्ट था कि मदर की तरफ से अगर ये कॉजेस अराइज होते हैं या ये कंडीशन है तो उसमें हम दे सकते हैं। सेकेंड है फीटल कॉजेस, अगर फीटस की माल प्रेजेंटेशन है, मेंटली फिजिकली या एबनॉर्मल या फिर सीवियर कोई भी न्यूरल डिफेक्ट फीटस में प्रेजेंट है, यानी कि माल प्रेजेंटेशन,
फिर अगर आप देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फीटस का मेंटली रिटार्डेशन है, डाउन सिंड्रोम जैसी कंडीशन है, फिजिकली प्रॉपर तरीके से जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए, एबनॉर्मल या कोई भी न्यूरल डिफेक्ट्स है, या आपको लगता है देयर इज अ चांसेस फॉर द हैंडीकैप, जो भी पेंटामार्कर टेस्ट हुआ है उससे आपको ट्रिसोमीज जो भी आई हैं, अगर वहाँ पे एक इंडिकेशन है कि फीटस जो है मेंटली डिस्टर्ब, हैंडीकैप्ड हो सकता है, या फिजिकल एबनॉर्मलिटीज है प्रेजेंट है, या प्रॉपर तरीके से आप बोल सकते हैं माल फॉर्मेशन है, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में भी एमटीपी कंडक्ट हो सकती है, यानी कि मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सभी को पता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की स्टेबिलिटी नहीं है, इनकम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि अभी वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो ठीक नहीं है, तो उसमें भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है। देन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स बेसिकली जो है कि अगर किसी लड़की के साथ, फीमेल के साथ रेप हुआ है, तो उस कंडीशन में भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है कंडक्ट होती है, इफ अगर जो वो प्रेगनेंसी है वो रिजल्ट है किसी भी रेप का। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अगर जो फीमेल ने ऑलरेडी प्लान किया है कि भैया अभी नहीं करना है, उन्होंने यूज़ किया है कोई भी प्रॉपर टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और अगर वो फेल हो गया है बट दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, उस चीज़ के लिए नहीं है, तो उस पे भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये हमने देखा व्हाट आर द इंडिकेशंस, मैटरनल कॉजेस, फीटल कॉजेस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ह्यूमैनिटेरियन एंड द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। आइए तो हम देखते हैं एमटीपी जो है एमटीपी कौन परफॉर्म कर पाता है या कौन परफॉर्म कर सकता है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन ओनली बी परफॉर्म बाय, इसे जो कंडक्ट कर सकता है या परफॉर्म कर सकता है वो है आरएमपी, जैसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल। So basically RMP can only be performed by registered medical professional, यानी कि जो रजिस्टर्ड है, जो मेडिकली प्रोफेशनल रजिस्टर्ड है, वो ही क्या कर सकते हैं, एमटीपी को परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि रजिस्टर्ड है हमारे इंडियन मेडिकल काउंसिल। और ये इंडिया मेडिकल काउंसिल ने 1956 में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे हमारे एमटीपी के रिगार्डिंग, जो है कि बेसिकली इन 1956 इंडियन मेडिकल काउंसिल के द्वारा अगर जो आरएमपी, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल है, वो ही क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं। बट इनके द्वारा कुछ रूल्स भी दिए गए हैं कि अगर ये रूल्स या ये पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल अगर इन चीज़ों पे एलिजिबल है या ये क्राइटेरिया प्रेजेंट है, तो वो ही मेडिकल जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कंडक्ट या परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं या ये एलिजिबल नहीं है या ये क्राइटेरिया प्रेजेंट नहीं है, तो वो ये लोग जो है पर्टिकुलर परफॉर्म्ड नहीं कर सकते। तो एमटीपी इज ओनली परफॉर्म्ड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल, जो कि इंडियन मेडिकल काउंसिल से क्या है, रजिस्टर्ड है, वो ही ये परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द रूल्स, ये रूल्स उनको फॉलो करना है, जो भी आरएमपी है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल है जो कि परफॉर्म कर रहा है एमटीपी एक्ट को, तो उसको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट रूल यहाँ पर होता है एलिजिबिलिटी, यानी कि एलिजिबिलिटी और ऑफ आरएमपी, यानी कि अब यहाँ पे है कि एलिजिबिलिटी क्या है आरएमपी। तो बेसिकली एटलीस्ट फर्स्ट उसमें ये होना चाहिए कि इट एटलीस्ट ही और शी बेसिकली असेस एटलीस्ट 25 केसेस, उसने क्या किया हो, एटलीस्ट 25 केसेस को, ऐसे जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाले केसेस हैं, उन्होंने एटलीस्ट
असेस या फिर परफॉर्म किया हो एटलीस्ट 25 केसेस। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आरएमपी का ये बनता है, फर्स्ट ये है रूल कि जो परफॉर्म कर रहा है एमटीपी एक्ट, जो आरएमपी परफॉर्म करने जा रही है या जा रहा है, तो बेसिकली शी शुड हैव असेस्ड और परफॉर्म कितने केसेस, 25 केसेस उन्होंने एमटीपी के, ठीक है, यहाँ पे एमटीपी की बात हो रही, तो एमटीपी के उन्होंने ऑलरेडी कंडक्ट या परफॉर्म किए हैं। सेकंड यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है कि एटलीस्ट उनके पास क्या होनी चाहिए, 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ हाउस सर्जन, surgeon with obs and gynae। उनके पास 6 मंथ की क्या होनी चाहिए, हाउस सर्जन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्पेशलिटी उसमें क्या होना चाहिए, हमारा ऑब्स एंड गायनी। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसका है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल जो परफॉर्म कर सकता है एमटीपी एक्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल ही और शी शुड बी registered under the Indian Medical Council Act 1956। सेकेंड, एटलीस्ट उन्होंने 25 केसेस असेस या परफॉर्म किए हैं एमटीपी एक्ट के, और सेकेंड एटलीस्ट 6 मंथ की उनकी ट्रेनिंग है इन हाउस सर्जन की विद द स्पेशलिटी ऑफ ऑब्स एंड गायनी। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द प्लेस ऑफ एमटीपी, यानी कि एमटीपी कहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे एमटीपी एक्ट है, ऑलरेडी पास्ड है, तो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल कर सकता है, नहीं। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको अभी जस्ट बताया था इससे पहले कि ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैन कंडक्ट दिस एमटीपी एक्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर नॉट एलिजिबल, वो कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो एमटीपी एक्ट है जो हमारी पार्लियामेंट ने पास किया था, उसके बाद लॉन्च हुआ, तो बेसिकली उनका यही है कि ये केवल क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही में कंडक्ट हो सकता है। तो बेसिकली प्लेस ऑफ एमटीपी दैट इट इज ओनली कंडक्टेड और परफॉर्म्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल। तो ये था हमारा एमटीपी एक्ट का फर्स्ट, हु कैन परफॉर्म दिस, व्हाट इज द प्लेस ऑफ कंडक्टिंग द एमटीपी। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे मैंने बोला कब से कब तक होना चाहिए, 12 वीक से 20 वीक के बीच में एमटीपी एक्ट क्या हो सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है एक आरएमपी के द्वारा। लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया है, अगर प्रेगनेंसी 12 वीक है तो एक ही आरएमपी की प्रेजेंस से या एक ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल उसको असिस्ट और परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर 20 वीक्स है, अगर एक फीमेल की प्रेगनेंसी को 20 वीक हो गया है, तो वहां पे 2 आरएमपी शुड बी प्रेजेंट होने चाहिए। ये एक नीडेड रूल बनाया गया है कि अगर 12 वीक है प्रेगनेंसी को और प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही है कोई भी एक रीजन की वजह से, जो हमने देखे मैटरनल कॉजेस, फीटल कॉजेस, या फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की वजह से, या फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, लेकिन अगर 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन है तो वहाँ पे एक आरएमपी कंडक्ट कर सकता है, असिस्ट या परफॉर्म कर सकता है। बट ऑलरेडी अगर प्रेगनेंसी को 20 वीक हो गए हैं तो वहाँ पे प्रॉपर आरएमपी, जैसे मैंने एलिजिबल क्राइटेरिया बताया है उसके हिसाब से 2 आरएमपी शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग और परफॉर्मिंग द एमटीपी एक्ट। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं हमारे मेथड्स ऑफ एमटीपी। आइए तो हम देखते हैं मेथड ऑफ एमटीपी, किन मेथड से हम एमटीपी को जो है कंडक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि जो एमटीपी है मेडिकली और लीगली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये तभी परफॉर्म कर सकते हैं जिसका जेस्टेशनल वीक मदर का कितना हो या फीमेल का 12 वीक से 20 वीक के बीच में। तो यहीं पे मैंने मेथड्स को डिवाइड कर दिया कि 12 वीक्स में क्या क्या जो किन मेथड से जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगली तरीके से हो सकती है, और 20
20 वीक अगर प्रेगनेंसी है तो उसको कैसे लीगली टर्मिनेट कर सकते हैं। तो 12 वीक पे हम 2 मेथड्स को फॉलो करते हैं, एक फार्माकोलॉजिकल मेथड को और एक सर्जिकल मेथड को। तो जैसे मैंने बोला कि अगर 12 वीक जो है एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो वहाँ पे कितना एटलीस्ट 1 RMP होना ज़रूरी है, यानी कि 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल इसको कंडक्ट कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर फीमेल 18 से नीचे की है या 18 ईयर की नहीं है तो वहाँ पे उसके और वो सिंगल है, जो है कि अनमैरिड है, मैरिड नहीं है, तो पेरेंट्स का कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल का वहाँ पे कंसेंट पे साइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके पास एक रिटन इन्फॉर्मेशन या परमिशन हो कि हाँ ये पर्टिकुलर हम इस पर्टिकुलर जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया एज का ध्यान रखिए, अगर कोई फीमेल लेस देन 18 ईयर्स है और वो मैरिड नहीं है तो वहाँ पे पेरेंट्स का कंसर्न रिटन में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है और साथ ही साथ वहाँ पे एक RMP जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल जो कंडक्ट या परफॉर्म करने जा रहा है उसके पास इंफॉर्मेशन और उसका भी कंसर्ट वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पे अगर फीमेल 18 प्लस है और मैरिड है तो वहाँ पे उसके जो हस्बैंड है उनका वहाँ पे कंसर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ यहाँ पे एक RMP अगर वो 12 वीक्स के अंदर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है तो वहाँ पे एक RMP का जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल का एक कंसेंट होना ज़रूरी है। वहीं पे अगर 20 वीक हो गए हैं तो एज क्राइटेरिया वही सेम रहेगा, वहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 RMP का असिस्ट करना नीडेड है या फिर 2 RMP का कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए अब हम देखते हैं 12 वीक है तो हम मिफेप्रिस्टोन, मीज़ोप्रोस्टोन और टमोक्सिन के द्वारा जो है मेडिकली क्या कर सकते हैं, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेडिकली टर्मिनेट नहीं होती है तो हम दूसरा जो सर्जिकल मेथड्स यूज कर सकते हैं, मेंस्ट्रुअल एस्पिरेशन, जिसमें हम मैन्युअली वैक्यूम एस्पिरेशन के द्वारा जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं, या फिर सक्शन इवैक्यूएशन या डायलिटेशन और इवैक्यूएशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जिसे हम लोग बोलते हैं DNE, यहाँ पे DNC नहीं बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। यहाँ पे एक RMP की ज़रूरत है और रिटन कंसेंट को एज क्राइटेरिया चाहे वो लेस देन 18 हो तो पेरेंट्स का कंसेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो प्लस 18 हो और मैरिड हो तो हस्बैंड के साथ पेरेंट्स का भी, नहीं तो हस्बैंड का कंसेंट होना वहाँ पे रिटन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फार्माक्यूलर में मेन जो मेडिकेशन चलती है इफ द प्रेगनेंसी इज 12 वीक्स, उससे ज़्यादा नहीं है तो मिफेप्रिस्टोन, मोज़ोप्रोस्टोन और टैमोक्सिलिन दे सकते हैं। अगर वो फेल हो जाता है सर्जिकल मेथड पे जा सकते हैं, मैन्युअली वैक्यूम एस्पिरेशन के द्वारा या फिर सक्शन इवैक्यूएशन या डायलिटेशन इवैक्यूएशन के द्वारा उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड आता है कि अगर प्रेगनेंसी को 20 वीक ऑलरेडी हो चुके हैं तो अगेन कंसर्न एज क्या है, लेस देन 18 और 18 प्लस, वहाँ पे रिटन कंसेंट फैमिली का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब ये परफॉर्म हो रही है तो वहाँ से फैमिली मेंबर जिन्होंने रिटन कंसेंट दिया है दे शुड बी प्रेजेंट अलॉन्ग विद द 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल जो कि कंडक्ट कर रहे हैं और उनका भी रिटन कंसेंट वहाँ पे होना चाहिए। अगेन सेम फॉलो करेंगे मेथड फार्माकोलॉजिकल एंड सर्जिकल। फार्माकोलॉजिकल में यहाँ पे हम जो है फॉलो करते हैं बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिसमें ड्रग ऑफ चॉइसेस आते हैं मीज़ोप्रोस्टोल, कार्बोप्रोस्ट और डिनोप्रोस्टोल। उसी के साथ साथ हम यहाँ पे इंट्रा एक्स्ट्रा एम्नियोटिक मोटिलेशन के द्वारा भी ऑक्सीटोसिन ट्रिप चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें हाइपरटोनिक जो है सॉल्यूशंस लाइक डेस्ट्रोज या सलाइन का आप यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता है, ये फेल हो जाता है, तो वहाँ पे इफ फुल्ली आपने प्रोस्टाग्लैंडिन मीज़ोप्रोस्टोल दे दिया है, कार्बोप्रोस्ट दे दिया है, इंट्रा एक्स्टर्नल एम्नियोटिक मोटिलेशन हो चुका है, उसके बाद भी मेथड फेल हो गया है, तो वहाँ पे इफ एवरीथिंग इज फेलिंग, जहाँ डायलिटेशन इवैक्यूएशन भी फेल, तो लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो होता है हिस्टेरेक्टोमी। तो अगर सक्शनिंग इवैक्यूएशन भी फेल हो चुकी है, नहीं जो है टर्मिनेशन हो पा रहा है या आपको लगता है कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हिस्टेरेक्टोमी को कंडक्ट
कर सकते हैं। इसलिए रिटन कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। अब हम यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो जो भी आर्टिकल्स इस प्रोसीजर में हम यूज़ करें, इट शुड बी स्टरलाइज, बिल्कुल स्टरलाइज होने चाहिए। स्टरलाइज टेक्निक को ही फॉलो हमें करना है। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले सोप, ऑब्वियसली वी हैव टू हैंड वॉशिंग हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कोई भी प्रोसीजर को क्या है स्टार्ट करने से पहले। टॉवल, ग्लव्स, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन शुड बी देयर, मास्क एंड गाउन, मैकिंटॉश होना जरूरी है, स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप, यूट्रिन क्योरेटेज, कॉटन पैड्स एंड कॉटन बॉल्स, सिम स्पेकुलम, वॉल सेलम एंड ओवन फॉर्सेप्स। तो ये सारे आर्टिकल्स जो है एमटीपी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए नीडफुल है। तो दीज आर्टिकल्स शुड बी प्रेजेंट ओवर देयर। हैंड वॉशिंग से ही हम सारे जो है प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो सोप विथ सोप डिश शुड बी प्रेजेंट ओवर देयर। तो ये था हमारे एमटीपी एक्ट के बारे में। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ईजिली समझ में आए। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए दिन के साथ। थैंक यू सो मच।